अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपके वक्त का। अज़हर साहब, ये पंजाब की सूरत हाल से आगाज़ करते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सर, एडवोकेट जनरल पंजाब ने जाकर ये कहा कि बिल्कुल उसको हम 6 तारीख का इजलास भी कर रहे हैं, किसी रुकन की रुकनीत के हवाले से भी मुअत्तली नहीं होगी और जो वोटिंग का अमल है वो भी होगा। लेकिन उसके बाद दोबारा से ये मामला हो गया। अब फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के हवाले से जमा हो गई। अब कहा जा रहा है कि पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं हैं। अब वो इकदाम कर रही है जो शायद आइनी तो किसी तरह से हो सकता है, लेकिन वो सियासी और अखलाकी तौर पर नहीं है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जा रहा है हुकूमत पंजाब की जानिब से, और फिर कुछ और किया जा रहा है। तो ये पंजाब हुकूमत के गैर आइनी इकदाम नहीं लग रहे आपको? बहुत शुक्रिया, प्यार और मोहब्बत है। ये जंग में सब कुछ जायज़ है, ये इखलाकियात पाकिस्तानी सियासत में कब से आ गई? तो सर ये फिर आईनी है ये सारा का अमल जो कर रही है हुकूमत? मैंने तो वो बात देखी ना कि हम शायद इखलाक, पाकिस्तानी सियासत और इखलाक, माजरत के साथ पाकिस्तानी सियासत की बुनियाद ही जो है ना, ये बद तहजीबी पे, अब यानी एक बंदा कल ये जो सारा आज कुछ आप देख रहे हैं ना, ये तारीखी तौर पर चले जाए, छांगा मांगा में क्या हुआ था आपको याद होना चाहिए। उस वक्त जुनैद साहब के दौर में क्या हुआ था, ये सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और सबने मिलकर ना तय किया था, आपको पता है क्या तय किया था? कि हमने ना ये डिफेक्शन नहीं होने देनी, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होने देनी। उसको हालांकि उसको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाजत थी, यानी कुछ लोग यहाँ से निकलते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते थे और पार्टी से अलग इख्तियार कर रहे थे, यानी जो तरीकाकार था। और ये यानी आज हम अंदाजा लगाएं कि हम छांगा मांगा से भी पीछे चले गए कि जो मर्जी करो भाई, ये कभी भी मंशा नहीं थी। उस वक्त 2 चीजें तय थी, एक ये थी और एक आर्टिकल 52B के तहत बात थी कि 5 साल से पहले असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर रही हैं। आज बदाग हो रहा है, अब अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी लेके चलना चाहिए, जो भी हो रहा है। आप जरा गौर तो करें इस बात पे कि तहरीके इंसाफ के 22 अरकान, और सबने देख लिया अपना सिंधा उसमें जाना। अब ये कहा जाए कि जनाब पैसे से नहीं, बड़ा प्यार मोहब्बत आ गया उनको, या ज़मीन उनका जाग गया है, तो वो मानने वाली बात इसलिए नहीं है कि ये ज़मीन जागना था तो बहुत पहले जागता। ये तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोट ज़मीन क्यों जागा, ये बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है। और क्या उनको पता नहीं था कि आर्टिकल 63 मौजूद है, डिफेक्शन की क्लॉज मौजूद है, और डिफेक्शन में लिखा हुआ है कि अदम एतमाद और एतमाद के हवाले से लोग इसको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तरह से है, एक तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि वो बाकायदा जो है ना वो रोकता भी है, यानी वो रोकना किस शक्ल में है। मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर कोई मेरा खरीदने के लिए आ जाए तो मैं कोर्ट में चला जाता हूँ स्टे लेने के, जनाब इसको रोक दें। तो जब उनका स्टे क्या है तो वो जाके खुद कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारा कुछ कर लिया उन्होंने, सब कुछ उन्होंने कर लिया। तो उनको वोट डालने से क्यों ना रोका जाए? वो वोट मेरा राइट है, मेरी इमानत है, मेरी पार्टी है, मैंने उनको टिकट दिया है, तो मैं तो उस राइट के ऊपर जा सकता हूँ। अगर उसके बावजूद वो वायलेट करते हैं तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, फॉर अ सर्टेन पीरियड है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने। और हम एक चीज और भूल जाते हैं कि आर्टिकल 58(2)B जब खत्म किया ना, तो उसको 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी मेजर, एक बेनजीर साहब की और एक नवाज शरीफ की, दोनों चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर गया तो उन्होंने कहा ये क्या, अभी इख्तियार तो दिया हुआ सदर को, जब दिल चाहे मर्जी असेंबलियां डिसॉल्व कर दे। उस पर कदगनें लगाई गई, और पसंद और नापसंद की वजह से नहीं ये मामला हुआ, कदगन लगाई गई। फिर यहाँ तरमीम हमने कर ली, 58(2)B हमने खत्म कर दिया। तो साथ ही तहरीक अदम एतमाद को भी जरा मिलाकर पढ़ लें कि तहरीक अदम एतमाद ने। अज़हर साहब आपकी इसी बात पे सर एक सवाल फिर है कि इसका मतलब है कि जैसे 52B में मियां नवाज शरीफ साहब की भी असम्बली उस वक्त हुकूमत गिरा दी गई, फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी गिरा दी गई, तो फिर अदालत ने उस वक्त जो है वो कदगन लगाई। तो आज स्पीकर बैठे बिठाए किसी भी तहरीक अदम एतमाद को अपने ही जो है हुक्म से वो रूल आउट कर दे, तो इस पर भी तो फिर सर कदगन हो सकती है ना कि स्पीकर के पास इतने लामहदूद इख्तियारात कैसे हो सकते हैं? अच्छा, ये मैं बड़ी सिंपल सी बात आपके साथ, अच्छा कि आपने ये बात छेड़ ली, और आम आदमी को समझना, मैं भी कोशिश करता हूँ सीखने की। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है क्या कि वज़ीर आज़म का चेहरा पसंद नहीं आया या वज़ीर आज़म हल्के में काम नहीं किया? आपने ये सुना ना कि हमारे किसी का आपने सुना हो कि उन्होंने कोई ऐसी एलिगेशन लगाई हो कि जो वाकई कोई सब्सटेंटिव हो कि जनाब हमारे हल्कों में काम नहीं किया, तो हल्कों में काम नहीं किया वज़ीर आज़म को गिरा देंगे आप? क्या ये इनकी मंशा थी? आर्टिकल 17 पढ़ लें। आर्टिकल 17 सियासी जमात बनाने का इख्तियार देता है। सियासी जमात को डिसॉल्व किया जा सकता है कब? जब वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ चले या वो पैसे लेके इस मुल्क के सालमियत के खिलाफ चले, और वो लंबा काम है।
और उसमें क्या होता है कि जनाब पहले अपने फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन देनी है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर पार्टी तहलील होगी, अपने 212 सेक्शन 213 इलेक्शन एक्ट का है। तो जब तहरीक एतमाद लगानी तो इसको भी आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ें कि आपको को रिजल्ट देनी है। अच्छा, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल 36, रूल 37 और रूल 38 है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई गवर्नमेंट से एक खास गलती ये हुई कि असेंबली का इजलास बुला लिया था और साथ ही तरीके तुम्हें दमा दे दी। ठीक है, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा करने साहब, फिर आपकी जानिब आएंगे। हसन साहब, अब जाहिर है जो आज सारा मामला हुआ पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई गई डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, अब क्या होगा, फिर आप लोगों का लाए अमल क्या होगा आगे? देखिए जी, हम तो आइन के साथ खड़े हैं, हम तो आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हमारा मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर जो सीएम का इलेक्शन है वो होना चाहिए। जो हमारे हुकूमती उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं कि उन्हें टाइम दिया जाए ताकि वो कोई नकबजनी कर सके, वो कोई ऑपोजिशन इत्तेहाद से लोगों को खरीद सके। लोगों की बोलियां लग रही हैं, 8 करोड़ की ऑफर जो है वो हो रही है और हमारे मेंबरान को ही है जिन्होंने हमें आके बताया है। तो वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से वो खरीदारी कर लें या हम कुछ लोगों की रुकनीत सस्पेंड करके तो हम अपनी अक्सरियत करके तो ये इलेक्शन करवाएं, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जी। आज का डिप्टी स्पीकर ने टाइम दिया है, हम जरूर जाएंगे और डिप्टी स्पीकर साहब के हम साथ खड़े हैं। सर लेकिन कहाँ जाएंगे? पंजाब असेंबली तो सील है। हसन साहब कहाँ जाएंगे आप लोग? आपकी आवाज कट रही है। हसन साहब आप लोग कहाँ जाएंगे? पंजाब असेंबली की इमारत तो सील की हुई है, ताले लगे हैं वहाँ पर। तो जी हम तो जाएंगे ना, डिप्टी स्पीकर ने इजलास तलब किया है, हम कैसे न जाएं वहाँ, चाहे खारदार ताले लगी हो चाहे लॉक लगे हो, हमारी प्रेजेंस तो होगी ना जी उस प्रेमिसेस के अंदर। सही। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पुरअमन तरीके से वहाँ पहुँचे जी। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि वक्त जारी है, हुकूमत के जो कैंडिडेट हैं कि किसी न तरह से ख़रीदे जा सकें, नंबर वो अपने बढ़ा सकें। इस वक्त तो उनके नंबर बहुत नीचे चले गए। तो सर ये जो इल्ज़ाम है वो अपोजिशन पर भी लगाया जा रहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन भी उनके बंदे ख़रीद रही है, बोलियां लगा रही है, होटल में बंद किया हुआ है वहाँ पर, और वो फिर अपोजिशन भी ख़रीदारी के ज़रिए अपने नंबर को बढ़ा गई है क्योंकि नंबर तो उनके पास पहले कम थे। देखिए जी, हमारे पास नंबर कम नहीं थे, हमारे पास नंबर्स पूरे थे। जो लोग आज उनको छोड़ के हमारी तरफ आ रहे हैं, ये लोग कोई आज नहीं आ रहे। ये कोई साल 1.5 साल पहले से, जब से जहांगीर तरीन साहब का मामला था, जब दीगर मामलात थे, जब लाहौर से MPA चौहान साहब हैं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये उस वक्त से उनकी नाराजगियां चल रही थी। और वो लोग की वजह से वो तो हुकूमत के खिलाफ 1.5 साल पहले से बाहर है, उनको किसने खरीदना है जी। और फिर हर आदमी का ये कह देना बगैर सबूत के, हम तो सबूत और ऑफर करने वाले का नाम तक बता सकते हैं, हमारे साथ बैठे हैं, उन्हें मुंह पे साबित करेंगे कि आपने उन्हें 8 करोड़ की ऑफर की है। ये बड़ा ही भयानक खेल खेला जा रहा है जमहूरियत के नाम पे जी। हम तो समझते थे कि चौधरी साहबान जो है वो बड़ा इज्जतदार और बड़ा रवादारी और बड़ा प्यार मोहब्बत और एक उनकी सियासत लोगों के ज़हन में, चौधरी साहब ने तो वो सारा ज़ाहिर कर दिया है जी। और अफसोस है कि उन्होंने अपने घर में भी इंतशार पैदा कर दिया है। उनके भतीजे जो हैं वो मरकज में अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं और वो अजीब सी उनकी सियासत है। ऐसों से ही खरीदारी समझते हैं, तो क्या उनके भतीजे भी दिखे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।